आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 21 नवंबर 2025। 21 नवंबर 2025। चलिए आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण शुरू करते हैं। और आज का दिन पॉलिटी और गवर्नेंस के लिहाज से बहुत बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की शक्तियों पर एक ऐसा फैसला सुनाया है जो आने वाले कई सालों तक सेंटर स्टेट रिलेशंस की दिशा तय करेगा। बिल्कुल, ये मुद्दा सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है, बल्कि हमारे भारतीय संघवाद, हमारे फेडरलिज्म की आत्मा से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, पंजाब, पश्चिम बंगाल भी। हाँ, पश्चिम बंगाल भी, कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों और गवर्नर के बीच बिल्स को मंजूरी देने, जिसे हम लीगल टर्म्स में एसेंट टू बिल्स कहते हैं, उसको लेकर एक अजीब सा गतिरोध, एक डेडलॉक बना हुआ था। बिल्स विधानसभा से पास हो जाते, लेकिन राजभवन में जाकर अटक जाते थे। और ये गतिरोध इतना गहरा गया कि इसने एक तरह से संवैधानिक संकट का रूप ले लिया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खुद हस्तक्षेप किया और अपनी एक बहुत ही विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 में 143 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। एग्जैक्टली, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। इसके तहत प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि वो किसी भी कानूनी या तथ्य के प्रश्न पर जो सार्वजनिक महत्व का हो, सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर की शक्तियों की सही व्याख्या आखिर है क्या, और इसी सवाल का जवाब देने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई की अध्यक्षता में 5 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन हुआ, जिसने आज अपना ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चलिए इस पूरे विवाद की जड़ में चलते हैं। सारा मसला आर्टिकल 200 में लिखे कुछ शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। जब राज्य की विधानसभा कोई बिल पास करके गवर्नर के पास भेजती है तो आर्टिकल 200 कहता है कि गवर्नर शैल डिक्लेयर आइदर दैट ही असेंट्स टू द बिल और दैट ही विदहोल्ड्स असेंट देयरफ्रॉम और दैट ही रिजर्व्स द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और आगे लिखा है कि गवर्नर को ये फैसला एज सून एज पॉसिबल, यानी यथाशीघ्र लेना चाहिए। हाँ, और यहीं पे सारी बहस छिड़ी हुई थी। ये एज सून एज पॉसिबल का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब कुछ हफ्ते हैं, कुछ महीने हैं, या फिर अनिश्चित काल? बिल्कुल। यहीं पर दो बिल्कुल विपरीत तर्क, टू अपोजिंग आर्गुमेंट्स सामने आए। केंद्र सरकार का पक्ष ये था कि संविधान बनाने वालों ने, हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने, जानबूझकर कोई समय सीमा, कोई रिजिड टाइमलाइन तय नहीं की थी। उनका मानना था कि गवर्नर का पद एक उच्च गरिमा, अ हाई डिग्निटी वाला पद है। ओके। तो उन्हें अपने विवेक, अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त समय और लचीलापन, मतलब इलास्टिसिटी, मिलना चाहिए। लेकिन राज्य सरकारों का तर्क तो इससे बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि एज सून एज पॉसिबल की आड़ में गवर्नर अनिश्चित काल के लिए बिल्स को अपनी जेब में नहीं रख सकते। ये तो लोकतंत्र का मजाक है ना? बिल्कुल। अगर चुनी हुई विधानसभा, जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वो कोई कानून बनाना चाहती है, तो एक मनोनीत व्यक्ति, अ नॉमिनेटेड इंडिविजुअल, उसे अनिश्चित काल तक कैसे रोक सकता है? ये तो एक तरह का पॉकेट वीटो है, जो चुनी हुई सरकार को पंगु, मतलब पैरालाइज कर देता है। और इसी बड़ी दुविधा को सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाने की कोशिश की है। और कोर्ट का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही संतुलित और न्यूआंस्ड है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने किसी भी तरह की निश्चित समय सीमा तय करने से साफ इनकार कर दिया। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। मतलब कोर्ट ने ये नहीं कहा कि गवर्नर को 3 महीने या 6 महीने में फैसला लेना ही होगा। क्या इससे वो अनिश्चितता बनी नहीं रहेगी? ये एक बहुत वैलिड सवाल है और कोर्ट ने इसका कारण भी बताया है। कोर्ट का कहना है कि हमारा संविधान वन साइज फिट्स ऑल के सिद्धांत पर नहीं चलता। हर बिल की अपनी जटिलता होती है, उसके अपने सामाजिक आर्थिक प्रभाव होते हैं, है ना? किसी बिल पर शायद एक हफ्ते में फैसला लिया जा सकता है, तो किसी पर गहन विचार विमर्श के लिए महीनों लग सकते हैं। अगर कोर्ट एक टाइमलाइन तय कर देती तो ये शक्तियों के पृथक्करण, अ सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का उल्लंघन होता। अच्छा, मतलब न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में सीधा हस्तक्षेप कर रही होती। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो कोर्ट ने टाइमलाइन तो तय नहीं की, तो फिर इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए कोर्ट ने क्या रास्ता निकाला? क्या गवर्नर के पास अब भी मनमानी करने की शक्ति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस फैसले का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा आता है।
कोर्ट ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसे हम लिमिटेड जुडिशियल स्क्रूटिनी कह सकते हैं। इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। ओके। कोर्ट ने कहा, हम गवर्नर के फैसले के गुण दोष और डिसीजंस मेरिट्स की समीक्षा नहीं कर सकते। मतलब गवर्नर ने किसी बिल को असेंट क्यों दिया या क्यों रोका, ये पूछना हमारा काम नहीं है, वो उनका विवेक है। लेकिन गवर्नर की प्रोलॉन्ग्ड, अनएक्सप्लेन्ड एंड इनडेफिनाइट इनएक्शन, यानी बहुत लंबे समय तक बिना कोई कारण बताए अनिश्चितकालीन निष्क्रियता की न्यायिक समीक्षा, अ जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। अच्छा। आसान भाषा में कोर्ट ये नहीं पूछेगा कि आपने बिल क्यों रोका, लेकिन कोर्ट ये जरूर पूछ सकता है कि आपने इतने समय तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया। अच्छा, तो ये फर्क है, मतलब कोर्ट फैसले के क्या में नहीं बल्कि कब और क्यों नहीं में दखल दे सकता है। प्रिसाइसली। वो गवर्नर को ये नहीं कहेंगे कि बिल पास करो, पर ये जरूर कह सकते हैं कि जनाब फैसला लीजिए, आप इस पर अनिश्चित काल तक बैठ नहीं सकते। प्रिसाइसली। इसे लीगल लैंग्वेज में एक तरह का लिमिटेड मैंडामस कहते हैं। मैंडामस एक रिट होती है जिसमें कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल को उसकी ड्यूटी करने का आदेश देता है। यहां कोर्ट पूरी ड्यूटी नहीं बता रहा, बस ये कह रहा है कि अपनी ड्यूटी पूरी करो, एक फैसला लो। ये गवर्नर के पद की गरिमा और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच एक बेहतरीन संतुलन है। इसी फैसले में एक और दिलचस्प बात सामने आई है, डीम्ड असेंट के सिद्धांत को लेकर। कोर्ट ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये क्या मामला था? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ महीने पहले अप्रैल 2025 में स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में 2 जजों की एक बेंच ने सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी कि अगर गवर्नर बहुत ज्यादा देर करते हैं तो कोर्ट अपनी विशेष शक्तियों, आर्टिकल 142 वाली, हाँ, आर्टिकल 142 के तहत जो मिलती हैं, उनका इस्तेमाल करके ये मान लेगा कि बिल को असेंट मिल गया है। इसे ही डीम्ड असेंट या मानित सहमति रहते हैं। पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे क्या तर्क दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि डीम्ड असेंट एक कानूनी कल्पना है, अ लीगल फिक्शन, जिसका संविधान के आर्टिकल 200 में कोई आधार ही नहीं है। असेंट देना एक सकारात्मक कार्यकारी क्रिया है, अ पॉजिटिव एग्जीक्यूटिव एक्ट। ये कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है। न्यायपालिका यानी जुडिशरी इस शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ऐसा करना गवर्नर के संवैधानिक कार्य का वर्चुअल टेकओवर होगा और ये संविधान के मूल ढांचे, अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, का उल्लंघन होगा। ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब कोर्ट कह रहा है कि हम रेफरी हैं, हम प्लेयर नहीं बन सकते। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि खेल नियमों के हिसाब से हो, लेकिन हम खुद गोल नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। तो अब इस फैसले के बाद स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के लिए रास्ते बिल्कुल साफ कर दिए। उनके पास बिल पर चुपचाप बैठने का चौथा विकल्प अब नहीं है। उनके पास सिर्फ 3 रास्ते हैं, और ट्रायड ऑफ गवर्नेटोरियल ऑप्शंस। और वो 3 रास्ते कौन कौन से हैं? पहला, ग्रांट असेंट, सहमति देना, बिल कानून बन जाता है, सिंपल। दूसरा, विथहोल्ड असेंट, सहमति रोकना। लेकिन यहां कोर्ट ने एक पेच डाल दिया है। अच्छा। गवर्नर सिर्फ सहमति रोककर चुप नहीं बैठ सकते। अगर वो असेंट रोकते हैं तो उन्हें बिल को, मनी बिल्स को छोड़कर, एक संदेश, अ मैसेज के साथ विधायिका को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गेंद वापस चुनी हुई विधानसभा के पाले में चली जाती है, और अगर विधानसभा उस बिल को दोबारा पास कर देती है, तब तो गवर्नर को असेंट देना ही पड़ता है। बिल्कुल, तब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अंतिम शक्ति जनता के प्रतिनिधियों के पास ही रहे। गवर्नर एक सुपर लेजिस्लेचर की तरह काम नहीं कर सकते। और तीसरा विकल्प? और तीसरा विकल्प है रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, जो आर्टिकल 201 के तहत है। यह तब अनिवार्य है जब बिल हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करता हो। बाकी मामलों में यह गवर्नर का विवेक है। तो कुल मिलाके इस फैसले का हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ेगा? व्हाट्स द बिगर पिक्चर? देखिए, ये फैसला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद की जड़ों को मजबूत करता है। ये केंद्र और राज्यों के बीच एक विश्वास का माहौल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये राजभवन को एक रोड ब्लॉक की जगह एक ब्रिज के रूप में काम करने का स्पष्ट संदेश देता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये केस स्टडी दिखाता है कि कैसे न्यायपालिका संविधान के अंतिम व्याख्याकार, द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, उसके रूप में काम करती है, और वो भी बिना न्यायिक अतिक्रमण, जुडिशियल ओवररीच किए। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से ही जुड़ा एक और बहुत ही पेचीदा मामला असंत से सामने आ रहा है।
इसे द सोनितपुर ऑर्डर कहा जा रहा है, ये क्या है? हाँ, ये मामला भी बहुत संवेदनशील है और इसके कानूनी और मानवीय दोनों पहलू बहुत गहरे हैं। असम के सोनितपुर जिले में सरकार ने 1950 के एक बहुत पुराने, लगभग भुला दिए गए कानून का इस्तेमाल किया है। 1950 का? जी हाँ, इस कानून का नाम है इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950। इस एक्ट का प्रयोग करके 5 लोगों को विदेशी घोषित कर तत्काल देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। हाल के दशकों में इस कानून का ये पहला ज्ञात प्रयोग है जिसने नागरिकता और आव्रजन, सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन पर बहस को फिर से गरमा दिया है। लेकिन असम में तो पहले से ही फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स एफटीज काम कर रहे हैं जो ये तय करते हैं कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। तो फिर इस 75 साल पुराने कानून की जरूरत क्यों पड़ी? यही इस मामले का सबसे अहम पहलू है। हमें भारत के लीगल आर्किटेक्चर को समझना होगा। सामान्य प्रक्रिया फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत चलती है। इसके अनुसार जब किसी व्यक्ति की नागरिकता पर संदेह होता है तो उसका मामला फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को भेजा जाता है। और ये क्वाजी जुडिशियल प्रक्रिया है ना? बिल्कुल, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया। यहाँ गवाह पेश होते हैं, दस्तावेज देखे जाते हैं और फिर ट्रिब्यूनल फैसला सुनाता है। इसमें खास बात यह है कि सबूत का भार, द बर्डन ऑफ प्रूफ, उस व्यक्ति पर होता है जिस पर आरोप लगा है, जैसा कि इस एक्ट के सेक्शन 9(9) में कहा गया है। और ये 1950 का कानून इससे कैसे अलग है? द इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 एक विशेष केंद्रीय कानून है। इसे बनाने का एक ऐतिहासिक संदर्भ है। 1947 में विभाजन के बाद तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग असम आ रहे थे। उस स्थिति से निपटने के लिए यह कानून बनाया गया था। इसका सेक्शन 2 बहुत शक्तिशाली है। अच्छा। यह केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डीसी को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को देश से निष्कासित एक्सपेल कर सकते हैं जो भारत का नागरिक नहीं है और जिसका असम में रहना जनता के हितों के लिए हानिकारक, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक है। तो क्या ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है? सरकार ट्राइब्यूनल्स के लंबे रास्ते को छोड़कर एक ज्यादा सीधी और तेज कार्रवाई का रास्ता अपना रही है? ऐसा ही लगता है। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स की प्रक्रिया अक्सर बहुत लंबी चलती है। सालों तक केस चलते रहते हैं, अपील होती है और कानूनी दांव पेच में मामला उलझा रहता है। इसके विपरीत 1950 का कानून डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स डीसीज और सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस एसपीज को सीधे निष्कासन आदेश एंड एक्सपल्शन ऑर्डर जारी करने की एग्जीक्यूटिव पावर देता है, जिससे प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। हाँ, बहुत तेज। सोनितपुर केस में असल में हुआ क्या? उन 5 लोगों की कहानी क्या है? सोनितपुर में जिन 5 लोगों हनुफा, मरियम नेसा, फातिमा, मोनोवारा और अमजद अली को यह आदेश दिया गया, उनका मामला थोड़ा जटिल है। इन सभी को पहले ही एक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल द्वारा एक्स पार्टे यानी उनकी अनुपस्थिति में, क्योंकि वे सुनवाई में पेश नहीं हुए, हाँ, उनकी अनुपस्थिति में विदेशी घोषित किया जा चुका था। लेकिन ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद भी वे भारत में ही रह रहे थे। अब डीसी ने 1950 के एक्ट का इस्तेमाल करके उन्हें 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन इस कदम की आलोचना भी तो हो रही होगी। ड्यू प्रोसेस को लेकर सवाल उठ रहे होंगे। बिल्कुल, और ये एक जायज चिंता है। ये कानून कार्यकारी, द एग्जीक्यूटिव, को बहुत ज्यादा शक्ति देता है। इसमें ट्राइब्यूनल जैसी न्यायिक जांच का कोई प्रावधान नहीं है। यह पूरी तरह से एक अधिकारी की सब्जेक्टिव राय पर आधारित है कि किसी व्यक्ति का रहना हानिकारक है या नहीं। ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ जा सकता है। इसका एक मानवीय पहलू भी है, जैसा आपने शुरू में कहा था। हाँ, जब यह कानून बना था तो इसमें एक मानवीय सुरक्षा कवच भी था। इसमें कहा गया था कि यह कानून उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो सिविल डिस्टर्बेंसेस यानी नागरिक अशांति की वजह से विस्थापित हुए हैं। इसका मकसद शरणार्थियों को बचाना था। तो आलोचक ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आज इसका उपयोग उस मूल मानवीय भावना के अनुरूप है? खबर के मुताबिक ये 5 व्यक्ति अभी फरार, अब्सकॉन्डिंग है। ये दिखाता है कि सिर्फ सख्त कानून बना देना ही काफी नहीं, जमीनी स्तर पर उनका प्रवर्तन, दी एनफोर्समेंट, एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए अब इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी भारत के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक विन देखने को मिली है। बिल्कुल। नई दिल्ली में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC की 7वीं NSA स्तरीय बैठक हुई, जिसकी मेजबानी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल ने की। और इस बैठक का सबसे बड़ा आउटकम यह है कि सेशल्स इस समूह का 6ठा सदस्य बन गया है। ये स्ट्रेटेजिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सेशल्स के जुड़ने से क्या फर्क पड़ता है?
बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पहले सीएससी के एवोल्यूशन को समझिए। 2011 में जब ये शुरू हुआ था तो ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच एक त्रिपक्षीय ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप था। बाद में इसमें मॉरिशस और बांग्लादेश भी जुड़े। ओके। ये सभी देश हिंद महासागर के पूर्वी और मध्य भाग में हैं। सेशल्स के जुड़ने से सीएससी का भौगोलिक दायरा अब पश्चिमी हिंद महासागर, द वेस्टर्न इंडियन ओशन तक फैल गया है, जो अफ्रीका के तट के करीब है। ये भारत को पूरे इंडियन ओशन रीजन आईओआर में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने में मदद करता है। तो ये भारत की सागर नीति का ही एक विस्तार है। एग्जैक्टली। ये भारत के सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर विजन का एक ठोस उदाहरण है। भारत ये दिखाना चाहता है कि वो इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। इसका एक और बड़ा भू राजनीतिक संदर्भ चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति है। चीन जिबूती में अपना मिलिट्री बेस बना चुका है और हिंद महासागर में लगातार अपनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा रहा है। सीएससी इस चीनी प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। इस बैठक में मलेशिया की भागीदारी भी नोटवर्दी थी। हाँ, मलेशिया ने एक अतिथि, एक गेस्ट के रूप में भाग लिया। ये भी एक बड़ा संकेत है। मलेशिया स्ट्रैटेजिक मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। मलेशिया का सीएससी में इंटरेस्ट दिखाना ये बताता है कि अब दक्षिण पूर्व एशियाई देश भी हिंद महासागर की सुरक्षा को लेकर इस समूह के महत्व को समझ रहे हैं। ये कॉन्क्लेव किन मुख्य क्षेत्रों पर फोकस करता है? सीएससी ने सहयोग के 5 स्तंभ, 5 पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन तय किए हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा। दूसरा है काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला। तीसरा कम्बैटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तस्करी और संगठित अपराध से मुकाबला। चौथा साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा। और 5वां स्तंभ है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, यानी मानवीय सहायता और आपदा राहत। इसमें एक और स्ट्रेटेजिक नुआंस है और वो है बांग्लादेश की भागीदारी। हाल ही में बांग्लादेश में काफी राजनीतिक उथल-पुथल हुई है। इसके बावजूद उनका शामिल होना क्या संकेत देता है? ये एक बहुत ही परिपक्व कूटनीति, मैच्योर डिप्लोमेसी का संकेत है। ढाका में हाल के राजनीतिक बदलावों और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े विवादों के बावजूद बांग्लादेश के एनएसए डॉक्टर खलीलुर रहमान का इस बैठक में शामिल होना ये दिखाता है कि दोनों देश मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दे घरेलू राजनीति से ऊपर हैं। सही बात है। उन्होंने एनएसए डोभाल को ढाका आने का निमंत्रण भी दिया। ये बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा सहयोग की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। इंटरनेशनल रिलेशन रिले ही एक और बड़ी खबर है, भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े रक्षा सौदे को लेकर। जी हाँ, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत को लगभग $93 मिलियन की फॉरेन मिलिट्री सेल एफएमएस को मंजूरी दे दी है। इस सौदे में 2 बहुत ही लीथल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हथियार प्रणालियां शामिल हैं। पहली है जैवलिन मिसाइल। इसकी क्या खासियत है? FGM-148 जैवलिन एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM है और इसे अपनी श्रेणी में दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक माना जाता है। इसकी कई विशेषताएं हैं। पहली, ये मैन पोर्टेबल है। मतलब सैनिक इसे कंधे पर रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। 1 या 2 सैनिक इसे आसानी से ले जा सकते हैं और लॉन्च कर सकते हैं। दूसरी, ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। मतलब एक बार टारगेट को लॉक करके लॉन्च करने के बाद मिसाइल खुद ही अपने इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से टारगेट का पीछा करती है। सैनिक को लॉन्च के बाद अपनी जगह पर रुकने की जरूरत नहीं होती, वो तुरंत वहां से हटकर अपनी सुरक्षा कर सकता है। और मैंने पढ़ा है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी टॉप अटैक कैपेबिलिटी है। ये क्या होता है? ये इसकी सबसे घातक क्षमता है। ज्यादातर एंटी टैंक मिसाइलें टैंक के सामने या साइड के मजबूत आर्मर पर सीधा हमला करती हैं, लेकिन जेवलिन मिसाइल लॉन्च होने के बाद ऊपर की ओर जाती है और फिर गोता लगाकर टैंक के सबसे कमजोर हिस्से यानी उसकी छत पर टॉप आर्मर पर हमला करती है, जहां आर्मर सबसे पतला होता है। अरे वाह, इससे तो टैंक के बचने की संभावना लगभग खत्म ही हो जाती होगी। बिल्कुल। इसका सामरिक महत्व, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या होगा, खासकर चीन सीमा पर? इसका महत्व बहुत ज्यादा है। लद्दाख और सिक्किम जैसे ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भारी टैंकों को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA इन इलाकों में हल्के टैंकों का इस्तेमाल करती है। जेवलिन मिसाइल भारतीय सैनिकों को इन हल्के टैंकों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की एक बहुत ही पावरफुल कैपेबिलिटी देगी।
इस सौदे में 100 जेवलिन मिसाइलें और 25 कमांड लॉन्च यूनिट्स CLUs शामिल हैं। और इस सौदे में दूसरी हथियार प्रणाली कौन सी है? वो है M982A1 एक्सकैलिबर प्रिसिजन गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स। आसान भाषा में कहें तो ये 155 मिलीमीटर 155 मिलीमीटर का एक स्मार्ट तोप का गोला है। स्मार्ट गोला? मतलब ये नॉर्मल तोप के गोलों की तरह नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नॉर्मल तोप के गोलों की तरह नहीं है जो एक बड़े एरिया में जाकर फटते हैं। एक्सकैलिबर GPS गाइडेड है। मतलब एक तोप का गोला है जिसमें GPS लगा है? बिल्कुल। आप इसे तोप से फायर करते हैं और ये हवा में अपने पंख खोलकर GPS सिग्नल की मदद से अपने टारगेट की ओर ग्लाइड करता है। इसकी रेंज 40 से 57 किलोमीटर तक है और इसकी सटीकता, जिसे हम सर्कुलर एरोप्रिवेबल CEP कहते हैं, वो 2 मीटर से भी कम है। 2 मीटर? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब 50 किलोमीटर दूर से दागा गया गोला अपने टारगेट के 2 मीटर के दायरे में ही गिरेगा। हाँ, और भारत इसका इस्तेमाल अपनी M777 अल्ट्रालाइट हॉविजर तोपों के साथ करेगा, जिन्हें हम आसानी से चिनूक हेलीकॉप्टरों से LAC पर ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत अब तोपखाने से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। वाह! सीमा पर किसी दुश्मन के बंकर या पोस्ट को तबाह करने के लिए बड़े पैमाने पर बमबारी की जरूरत नहीं होगी। बस एक एक्सकैलिबर गोला ही काफी होगा। इससे कोलैटरल डैमेज का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। भारत ऐसे 216 गोले खरीद रहा है। इस पूरे सौदे का बड़ा भू राजनीतिक संदेश क्या है? इसके 2 स्पष्ट संदेश हैं। पहला है डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम रशिया। भारत पारंपरिक रूप से अपने सैन्य हार्डवेयर के लिए रूस पर बहुत अधिक निर्भर रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी सप्लाई चेन में आई समस्याओं और उसके हथियारों के प्रदर्शन पर उठे सवालों के बाद भारत अब तेजी से अपनी रक्षा खरीद में विविधता ला रहा है। और दूसरा संदेश है इंटरऑपरेबिलिटी एंड ट्रस्ट विद US। जब आप अमेरिकी हथियार खरीदते हैं तो ये सिर्फ एक सौदा नहीं होता। ये अमेरिकी सेना के साथ आपकी सेना की अंतर संचालनीयता, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाता है और दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक विश्वास को दर्शाता है। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी DSCA ने अपने बयान में साफ कहा कि ये बिक्री भारत को वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने और क्षेत्रीय खतरों को रोकने में मदद करेगी, जो चीन की ओर एक सीधा और स्पष्ट संकेत है। चलिए अब इकोनॉमी की बात करते हैं और यहाँ से कृषि क्षेत्र से एक बहुत ही शानदार खबर आ रही है। बिल्कुल, ये खबर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। कृषि मंत्रालय ने 2024-25 फसल वर्ष के लिए खाद्यान्न उत्पादन के अंतिम अनुमान द फाइनल एस्टिमेट्स फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन जारी कर दिए हैं और आंकड़े बताते हैं कि भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.73 मिलियन टन के ऐतिहासिक ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया है। ये पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि है? पिछले साल यानी 2023-24 में हमारा उत्पादन 332.30 मिलियन टन था, तो इस साल लगभग 25 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है, जो करीब 8% की वृद्धि है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक फिनोमिनल ग्रोथ है। अगर हम फसलवार क्रॉप वाइज प्रदर्शन को देखें तो मुख्य फसलों का उत्पादन कैसा रहा? लगभग सभी प्रमुख फसलों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। चावल राइस, जो हमारी मुख्य खाद्य फसल है, का उत्पादन 150.18 मिलियन टन हुआ है, जो अब तक का सर्वाधिक है। गेहूं व्हीट का उत्पादन भी 117.94 मिलियन टन के नए रिकॉर्ड स्तर पर है। और मोटे अनाज कोर्स सीरियल्स, जिन्हें अब सरकार श्री अन्न मिलेट्स के रूप में प्रमोट कर रही है, उनका क्या हाल है? उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है। मोटे अनाज का कुल उत्पादन 63.92 मिलियन टन हुआ है। ये दिखाता है कि सरकार की नीतियां रंग ला रही हैं और किसान अब मिलेट्स की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो पौष्टिक होने के साथ साथ जलवायु के प्रति भी अधिक रेजिलिएंट होते हैं। दालों और तिलहन का मोर्चा, जो हमारी चिंता का विषय रहता है, वहां क्या स्थिति है? वहां से भी अच्छी खबर है। दालों का उत्पादन 25.68 मिलियन टन रहा है, जो हमें दालों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के और करीब ले जाता है। और तिलहन का उत्पादन 42.98 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी खाद्य तेलों की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। सही बात है। तिलहन का उत्पादन बढ़ने से हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। तो इस बम्पर फसल के हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने हैं? What are the implications? इसके 3 बहुत बड़े और सकारात्मक निहितार्थ हैं। पहला और सबसे तात्कालिक है मुद्रास्फीति प्रबंधन, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। पिछले कुछ समय से खाद्य मुद्रास्फीति, द CPI फूड इन्फ्लेशन, चिंता का विषय बनी हुई थी।
गेहूं और दालों की बम्पर फसल से बाजार में इनकी आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतें नियंत्रित होंगी। दूसरा है निर्यात क्षमता, एक्सपोर्ट पोटेंशियल। पिछले कुछ समय से सरकार ने बढ़ती घरेलू कीमतों को देखते हुए गेहूं और गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा था। अब जब हमारे पास इतना अतिरिक्त उत्पादन है तो सरकार इन निर्यात प्रतिबंधों की समीक्षा कर सकती है और उन्हें हटाने पर विचार कर सकती है, जिससे किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भी लाभ मिल सकेगा। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। बिल्कुल, ज्यादा उत्पादन का सीधा मतलब है किसानों की आय में वृद्धि। जब किसानों के हाथ में पैसा आता है तो वो ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जैसी चीज़ों पर खर्च करते हैं, जिससे ग्रामीण मांग रूरल डिमांड में तेजी आती है। और जब रूरल डिमांड बढ़ती है तो ये पूरी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ साइकिल को गति देती है। अर्थव्यवस्था में ही एक और महत्वपूर्ण विषय है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। आज विश्व मत्स्य दिवस, वर्ल्ड फिशरीज डे भी है। इस संदर्भ में क्या हो रहा है? हाँ, आज 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे के अवसर पर भारत सरकार ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के सहयोग से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहले शुरू की हैं। इस साल की थीम है इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब है कि अब फोकस सिर्फ मछली पकड़ने की मात्रा बढ़ाने पर नहीं, बल्कि वैल्यू एडिशन पर है। बिल्कुल, मतलब पकड़ी गई मछली की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन करके उसे ज्यादा कीमत पर एक्सपोर्ट करने पर है। भारत के फिशरी सेक्टर की वर्तमान स्थिति क्या है? हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं? भारत इस क्षेत्र में एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े जलीय कृषि यानी एक्वाकल्चर उत्पादक हैं और तीसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक हैं। हमारे उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 1980 के दशक में जहां हमारा कुल उत्पादन सिर्फ 2.44 मिलियन टन था, वो 2022-23 में बढ़कर 17.54 मिलियन टन हो गया है। वाह! FAO की ताज़ा सोफिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार अकेले 2022 में भारत ने 10.23 मिलियन टन जलीय जानवरों का उत्पादन किया। तो इस ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन को हकीकत में बदलने के लिए सरकार क्या कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस कर रही हैं? आज 3 बड़े कदमों की घोषणा की गई है। पहला है डिजिटल ट्रेसेबिलिटी। नेशनल फ्रेमवर्क ऑन ट्रेसेबिलिटी का शुभारंभ किया गया है। ये एक ऐसा डिजिटल सिस्टम होगा जो समुद्री भोजन को पकड़ने से लेकर उपभोक्ता तक, फ्रॉम कैच टू कंज्यूमर, पूरी तरह से ट्रैक करेगा। इसका क्या फायदा होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे एक्सपोर्टर्स को होगा। यूरोपियन यूनियन और USA जैसे विकसित बाजारों में समुद्री भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर बहुत सख्त नियम है ना? हाँ, बिल्कुल। वे जानना चाहते हैं कि जो मछली वे खरीद रहे हैं वो कहाँ से पकड़ी गई, कैसे स्टोर की गई और कैसे प्रोसेस हुई। ये ट्रेसेबिलिटी सिस्टम हमें इन सभी सवालों का जवाब देने में मदद करेगा और हमारे सी फूड एक्सपोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा। दूसरा कदम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा लगता है। हाँ, FAO के साथ मिलकर मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और फिशिंग हार्बर्स को अपग्रेड करने के लिए एक टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम यानी TCP लागू किया गया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वनकबारा, दादरा और नगर हवेली और जखाऊ, गुजरात के बंदरगाहों को चुना गया है, जहां इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से मॉडर्नाइज किया जाएगा। और तीसरा हस्तक्षेप सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता पर केंद्रित है। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना शुरू की गई है। इसका मकसद एक्वाकल्चर यानी मछली पालन को क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन प्रैक्टिसेस में बदलना है। ये FAO के इकोसिस्टम अप्रोच टू एक्वाकल्चर पर आधारित है, जो ये सुनिश्चित करता है कि मछली पालन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाए। तो कुल मिलाकर लक्ष्य अब सिर्फ क्वांटिटी नहीं, बल्कि क्वालिटी, वैल्यू और सस्टेनेबिलिटी है। चलिए अब रुख करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर, जहां से एक ऐसी खबर आई है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। ये वाकई एक ऐतिहासिक दिन है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिरसा 101 को लॉन्च किया है। बिरसा 101 सिकल सेल रोग, सिकल सेल डिजीज SCD के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी CRISPR-Cas9 आधारित जीन थेरेपी है। भारत की पहली? वाओ! जी हाँ, ये आत्मनिर्भर भारत का विज्ञान के क्षेत्र में एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। इसे किसने विकसित किया है और इसका उत्पादन कौन करेगा? इसे भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्था CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी IGIB के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है और अब इस टेक्नोलॉजी को क्लिनिकल ट्रायल और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SSI
पुणे को ट्रांसफर कर दिया गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये CRISPR-Cas9 तकनीक आखिर है क्या, और ये बिरसा 101 काम कैसे करती है? इसे आसान शब्दों में समझाइए। बिल्कुल। CRISPR-Cas9 को आप एक आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर स्कैल्पल या जेनेटिक सिजर्स की तरह समझ सकते हैं। ओके। ये एक ऐसी तकनीक है जो हमारे डीएनए के अंदर जाकर किसी खास जीन को बहुत ही सटीकता से काट सकती है, हटा सकती है या बदल सकती है। सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक बीमारी है। ये हमारे HBB जीन में एक छोटे से उत्परिवर्तन, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है। इस गड़बड़ी के कारण हमारी लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, जो सामान्य रूप से गोल होती हैं, वे दरांती या हंसिया के आकार की हो जाती हैं। ये सिकल शेप्ड सेल्स रक्त वाहिकाओं में फंस जाती हैं, जिससे भयानक दर्द होता है और शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचता है। तो BISRA 101 इस जेनेटिक गलती को ही ठीक कर देती है। एग्जैक्टली। BISRA 101 थेरेपी में मरीज के शरीर से उसकी स्टेम सेल्स को निकाला जाता है। फिर लैब में CRISPR-Cas9 तकनीक, जिसमें ENFLCS9 नामक एक विशेष प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, की मदद से इन स्टेम सेल्स के अंदर HBB जीन में मौजूद उस गड़बड़ी को ठीक कर दिया जाता है। अच्छा। फिर इन ठीक की हुई करेक्टेड स्टेम सेल्स को वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। ये नई और स्वस्थ कोशिकाएं फिर सामान्य गोल आकार की लाल रक्त कोशिकाएं बनाने लगती हैं और व्यक्ति इस बीमारी से मुक्त हो जाता है। मतलब ये एक वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है, एक ही बार के इलाज से बीमारी जड़ से खत्म। हाँ, सैद्धांतिक रूप से ये एक बार का उपचारात्मक उपचार है और इसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। वो कैसे? सबसे पहले तो इसका लक्षित समूह देखिए। सिकल सेल रोग भारत की जनजातीय आबादी में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य बोझ है। इसीलिए इस थेरेपी का नाम महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और जननायक भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखना एक बहुत ही शक्तिशाली और सांकेतिक कदम है। सही बात है। ये दिखाता है कि हमारी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स अब समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुंच रही हैं। बिल्कुल। और लागत का पहलू, जीन थेरेपी तो दुनिया में सबसे महंगे इलाजों में से एक मानी जाती है। यही इस खोज का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। अमेरिका में हाल ही में सिकल सेल के लिए स्वीकृत हुई जीन थेरेपी कैसगिवी की लागत प्रति मरीज $2 से $3 मिलियन, यानी लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए है। इतना ज्यादा? हाँ, ये इतनी ज्यादा है कि कोई आम भारतीय इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। BRA 701 का लक्ष्य एक बेहद कम लागत वाला अफोर्डेबल विकल्प बनना है, जिससे यह तकनीक गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके। यह 2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय मिशन को भी एक बहुत बड़ा बल देगा। अब बात करते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की। अरावली रेंज को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। हाँ, अरावली रेंज जो दिल्ली NCR के लिए ग्रीन लंग्स का काम करती है और थार मरुस्थल को फैलने से रोकती है, वो दशकों से अवैध खनन और अतिक्रमण के कारण भारी पारिस्थितिक क्षरण यानी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का सामना कर रही है। इसी को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ा और दूरगामी आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुख्य बिंदु क्या हैं? आदेश के 3 मुख्य पहलू हैं। पहला, कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन पट्टे, न्यू माइनिंग लीज को देने पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस क्षेत्र का एक व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन पूरा नहीं हो जाता। और इस वैज्ञानिक अध्ययन की जिम्मेदारी किसे दी गई है? कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC को निर्देश किया है कि वो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन करें। ये समिति एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग MPSM का मसौदा तैयार करेगी। ये प्लान बताएगा कि अरावली में खनन होना भी चाहिए या नहीं, और अगर होना चाहिए तो कहाँ, कितना और कैसे, है ना? बिल्कुल। इस आदेश में अरावली की परिभाषा को लेकर भी कुछ स्पष्ट किया गया है, क्योंकि अक्सर राज्य सरकारें परिभाषा की अस्पष्टता का फायदा उठाती थीं। बिल्कुल, ये इस आदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोर्ट ने अब अरावली पहाड़ी और रेंज की एक समान परिभाषा को स्वीकार कर लिया है। अच्छा। अब 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली किसी भी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा माना जाएगा, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। अच्छा, ताकि कोई लूपहोल ना बचे। हाँ, ताकि राज्य ये कहकर खनन की अनुमति ना दे सके कि ये छोटी पहाड़ी तो अरावली रेंज का हिस्सा है ही नहीं। और ये मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग MPSM क्या करेगा?
इस प्लान को दो बहुत जरूरी काम करने होंगे। पहला, इनवायलेट एरियाज यानी अलंघनीय क्षेत्रों की पहचान करना। ये वो इलाके होंगे जहां के जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी या जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण है कि वहां किसी भी कीमत पर खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती। और दूसरा, बाकी क्षेत्रों में भी खनन की अनुमति तभी दी जाएगी जब वहां का जियो रेफरेंस्ड इकोलॉजिकल असेसमेंट हो जाएगा। मतलब वैज्ञानिक आधार पर यह साबित करना होगा कि खनन से पर्यावरण को नाकाबिले सुधार नुकसान नहीं होगा। तो इस आदेश का सार ये है कि अब अरावली में आर्थिक गतिविधियों से ऊपर पर्यावरण संरक्षण को रखा जाएगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अंतर पीढ़ीगत समानता, द प्रिंसिपल ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी, को प्राथमिकता देता है। इसका मतलब है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन सिर्फ हमारी पीढ़ी के लिए नहीं है, हमें इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित करके रखना है। ये अरावली के लिए एक नई सुबह की तरह है। चलिए अब आज की चर्चा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के नजरिए से देखते हैं। हाँ, ये एक जरूरी एक्सरसाइज है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जहां हमें इंटरलिंकेजेस बनाने होते हैं। सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। हमने असम में इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 के उपयोग की बात की। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अवैध प्रवासन, इलीगल माइग्रेशन को अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इससे डेमोग्राफिक चेंज और संसाधनों पर दबाव जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। हाँ, और कभी-कभी चरमपंथी तत्वों की घुसपैठ का खतरा भी पैदा होता है। ये 1950 का अधिनियम राज्य को इस कथित खतरे से निपटने के लिए एक त्वरित कार्यवाही वाला एग्जीक्यूटिव टूल प्रदान करता है, जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स की लंबी और धीमी न्यायिक प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। और बाहरी सुरक्षा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिहाज से आज की कौन सी खबरें महत्वपूर्ण हैं? यहाँ आज की दो खबरें सीधे-सीधे जुड़ती हैं। पहला, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) का विस्तार और उसमें सेशेल्स का शामिल होना। इसे हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा और मैरिटाइम सिक्योरिटी रणनीति के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में देखा जाना चाहिए। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टॉकिंग शॉप नहीं है, बल्कि एक फंक्शनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जो चीन के बढ़ते नौसैनिक प्रभाव को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और दूसरा जाहिर तौर पर भारत अमेरिका मिसाइल सौदा है। एक मैसेज है LAC पर, ये मिसाइलें भारत की सैन्य क्षमताओं को जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत करेंगी और किसी भी संभावित दुस्साहस को रोकने में मदद करेंगी। अब इन्हीं में से कुछ विषयों को सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस के चश्मे से भी देखते हैं। इसमें सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, एक्सेस टू हेल्थ केयर का मुद्दा आता है। हमने बरसा 101 जीन थेरेपी की बात की। इसे सिर्फ एक वैज्ञानिक चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़े कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये थेरेपी विशेष रूप से भारत की जनजातीय आबादी को लक्षित करती है, जो स्वास्थ्य संकेतों पर ऐतिहासिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से भी वंचित रही है। इस थेरेपी को देश के सबसे वल्नरेबल कम्युनिटीज में से एक को समर्पित करना हेल्थ इक्विटी यानी स्वास्थ्य में समानता लाने की दिशा में एक ठोस कदम है। और इसका किफायती होना भी एक बड़ा फैक्टर है। हाँ, जैसा हमने चर्चा की, इसका लागत में कमी वाला पहलू इसे दुनिया की सबसे महंगी दवाओं का एक अफोर्डेबल एक्सेसिबल विकल्प बनाता है। ये हेल्थ फॉर ऑल के सिद्धांत को साकार करता है। सामाजिक न्याय से जुड़ा एक और मुद्दा उपभोक्ता अधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य का है। हाँ, एक छोटी खबर थी जो हमने विस्तार से नहीं देखी, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई कंपनियों को नोटिस जारी किया है जो अपने एनर्जी ड्रिंक्स या फ्रूट ड्रिंक्स को भ्रामक रूप से ORS के नाम से बेच रही थी। अच्छा। ORS यानी ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन एक साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड दवा है जो डायरिया जैसी स्थिति में जीवन बचाती है। कंपनियां अपने शुगर लोडेड ड्रिंक्स को ORS बताकर उपभोक्ताओं, खासकर बच्चों के माता-पिता को गुमराह कर रही थीं। FSSAI की ये कार्रवाई सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और कमजोर उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने में एक नियामक संस्था, रेगुलेटरी बॉडी की भूमिका को दर्शाती है। यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए, अब प्रीलिम्स की तैयारी करने वालों के लिए आज की चर्चा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की फैक्ट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल, अ क्विक रीकैप। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति यानी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। आर्टिकल 200, 200 एंड 201 बिल्स पर गवर्नर और प्रेसिडेंट की शक्तियां।
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑन गवर्नर्स पावर्स। इसकी अध्यक्षता CJI BR गवई ने की। इमिग्रेंट्स एक्सपल्जन फ्रॉम असम एक्ट वर्ष 1950। कोलंबो सिक्योरिटी कन्क्लेव, छठा सदस्य बना है सेशेल्स और अतिथि देश था मलेशिया। FGM 148 जैवलिन, अमेरिका से खरीदी गई फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। M982A1 एक्सकैलिबर, अमेरिका से खरीदा गया 155 मिलीमीटर GPS गाइडेड प्रिसिजन गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल। खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 का अंतिम अनुमान 357.73 मिलियन टन। BRSA 101 सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी CRISPR-Cas9 जीन थेरेपी। विश्व मत्स्य दिवस, वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर। और एक और फैक्ट, G20 समिट 2025 ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की जाएगी और यह अफ्रीका महाद्वीप में होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा। आज की इस विस्तृत चर्चा के आधार पर मेंस प्रैक्टिस के लिए भी 2 प्रश्न हैं। एस्पिरेंट्स इन्हें लिखने की कोशिश जरूर करें। पहला प्रश्न JS पेपर 2 पॉलिटी से है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और एक चुनी हुई राज्य सरकार की विधायी इच्छा के बीच संतुलन बनाना भारतीय संघवाद के लिए एक सतत चुनौती रही है। हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल की शक्तियों की सीमाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। और दूसरा प्रश्न GS पेपर 3 साइंस एंड सोशल जस्टिस से है। BIRSA 101 जैसी स्वदेशी जीन थेरेपी का विकास न केवल एक तकनीकी मील का पत्थर है, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवा में समानता और पहुंच के महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय के मुद्दों को भी संबोधित करता है। टिप्पणी करें। और अब समय है एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी, अ क्विक क्विज का। देखते हैं आज की चर्चा को कितने ध्यान से सुना गया है। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए एक रेफरेंस पर अपनी राय दी? दूसरा सवाल, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का सबसे नया सदस्य कौन सा देश बना है? तीसरा सवाल, भारत ने हाल ही में अमेरिका से कौन सी टॉप अटैक एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का सौदा किया है? चौथा सवाल, भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? और पांचवा और आखिरी सवाल, FSSAI के अनुसार ORS एक दवा है या खाद्य उत्पाद? इन सवालों के जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो आज की चर्चा का सार ये है कि आज हमने गवर्नर की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क वर्डिक्ट को लाइन बाय लाइन समझा। हमने असम में 1950 के एक्सपल्शन एक्ट के उपयोग और उसके कानूनी और मानवीय पहलुओं पर गहराई से चर्चा की। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने कोलंबो सिक्योरिटी कन्क्लेव के विस्तार के स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस को देखा और भारत अमेरिका डिफेंस सौदे के तकनीकी और भू राजनीतिक महत्व को समझा। और इकोनॉमी में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के अर्थव्यवस्था पर प्रभावों को जाना और साइंस में BIRC 101 जैसी जीवन बदलने वाली क्रांतिकारी जीन थेरेपी के विज्ञान और सामाजिक न्याय के पहलू को परखा। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीज 299 रुपए मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो। 299 रुपीज यानी 299 मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।